आज देखते हैं हम लोग कुछ अस्मरणीय तथ्य देखते हैं, महत्वपूर्ण, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हम लोग याद करेंगे इसको आसानी से। तो देखिए, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ तो नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ। कहाँ से प्राप्त हुआ? नर्मदा घाटी से। सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण कहाँ मिला? तो मेहरगढ़ से मिला। अस्थाई जीवन का प्रमाण कहाँ से मिला? मेहरगढ़ से मिला। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष मिलते हैं दमदम्मा से। एक ही कब्र से 3 मानव के कंकाल मिलते हैं दमदम्मा से। गर्त आवास यानी गड्ढा घर कहाँ से मिला है? तो बुर्जहोम से। तो ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, आप याद रखेंगे। मानव के साथ कुत्ता को दफनाया गया था। कहाँ पे? बुर्जहोम में। मानव के साथ कुत्ता को दफनाने का प्रमाण कहाँ से मिला है? बुर्जहोम से। जूता हुआ खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? जूता हुआ खेत कालीबंगन राजस्थान से जूता हुआ खेत। अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कालीबंगन और लोथल से। तो कालीबंगन राजस्थान में और लोथल पड़ता है गुजरात में। यहाँ से क्या मिला है? अग्निकुंड मिला है, अग्निकुंड का प्रमाण। युग्म समाधियाँ का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो कालीबंगन और लोथल से। देखिए, अग्निकुंड हो गया, युग्म समाधि हो गया, ये दोनों कालीबंगन और लोथल से। नक्काशीदार ईंट का प्रयोग का साक्ष्य मिला है कालीबंगन से। नक्काशीदार ईंट जो है, नक्काशीदार कालीबंगन से जो है राजस्थान से नक्काशीदार ईंट मिला है। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिला है। नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। आगे चलते हैं। तो नर्तकी की कांस्य मूर्ति हो गया मोहनजोदड़ो से। उसके बाद है शवों को दफनाने का प्रमाण कहाँ से मिला है? प्रचलन कहाँ था? हड़प्पा में। शवों को दफनाया कहाँ जाता था? हड़प्पा में। तो हड़प्पा पाकिस्तान में है। शव को दफनाया जाता था। और शव को जलाया कहाँ जाता था? देखिए, मोहनजोदड़ो, कृष्ण भगवान है, हिंदू हैं, तो मान लीजिए शव जलाएंगे तो मोहनजोदड़ो, दफनाएंगे तो हड़प्पा में। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से। 3 मुख वाले देवता कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से जो देवता मिले हैं। कितने मुख वाले देवता मिले हैं मोहनजोदड़ो से? 3 मुख वाले देवता। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य मिला है बनावली से। बनावली कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में पड़ता है। वहाँ से क्या मिला है? मिट्टी का बना हुआ हल का प्रमाण मिला है। बनावली हरियाणा में है। सॉरी, बनावली कहाँ है? बनावली हरियाणा में है। हरियाणा में वहाँ मिट्टी का हल मिला है। उन्नत जल प्रबंधन, देखिए धौलावीरा जो है, धौलावीरा में गुजरात में मिला है। धौलावीरा में उन्नत जल प्रबंधन। शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण, शैलकृत स्थापत्य भी मिला है धौलावीरा से। शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण में मिला है धौलावीरा से। वैसा हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में बटा हुआ था धौलावीरा। 3 भागों में धौलावीरा बटा हुआ था। शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण भी धौलावीरा से। कृषि का पहला साक्ष्य मिला है मेहरगढ़ से। कृषि का पहला साक्ष्य मिला है मेहरगढ़ से। चावल का साक्ष्य मिला है कोल्डी हवा से। चावल का साक्ष्य मिला है कोल्डी हवा से। आग का आविष्कार हुआ, देखिए आग का आविष्कार हुआ पूरा पाषाण काल में। आग का आविष्कार कहाँ हुआ? तो देखिए, आग का आविष्कार हुआ पूरा पाषाण काल में। क्या हुआ? आग का आविष्कार हुआ पूरा पाषाण काल में, ठीक है। लेकिन उपयोग करना सीखे नवपाषाण काल में। पहिए का आविष्कार कब हुआ? तो नवपाषाण काल में पहिया का आविष्कार हुआ। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस अनाज का यूज हुआ था? तो जौ का हुआ था। किसका हुआ था? जौ का योग सबसे पहले उपयोग हुआ था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किया गया धातु क्या था? तो तांबा। किस धातु को मानव सबसे पहले यूज किया? तो तांबा धातु को यूज किया। मानव सबसे पहले किस धातु को यूज किया? तो तांबा धातु को यूज किया, ठीक है। तो याद रखेंगे, मानव ने सबसे पहले किस धातु को यूज किया? तांबा को यूज किया। मानव द्वारा अनाज कौन था? तो जौ था यूज सबसे पहले। सर्वप्रथम प्रयोग में किया गया धातु था तांबा। उसके बाद आगे है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह था लोथल और सुरकोटदा। लोथल और सुरकोटदा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को संयुक्त या जुड़वा राजधानी किसने कहा है? पिग्गट ने कहा है। संयुक्त या जुड़वा राजधानी हड़प्पा मोहनजोदड़ो को किसने कहा है? तो पिग्गट ने कहा है। संयुक्त राजधानी कहने का काम कौन किए हैं? पिग्गट किए हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को संयुक्त राजधानी कहें पिग्गट। आइए हम जानते हैं दर्शन, जो आपके एग्ज़ाम में खूब आता है। तो आप लोग देख लीजिए, जैसे ही आपको पूछ देगा एग्ज़ाम में
कि योग दर्शन के प्रतिपादक थे पतंजलि। योग के कौन थे? पतंजलि। आज भी योग के लिए पतंजलि जाने जाते हैं। न्याय चाहिए तो गौतम। न्याय के कौन हो जाएंगे? न्याय के प्रतिपादक गौतम हो जाएंगे। न्याय के गौतम। सांख्य दर्शन के हो जाएंगे कपिल मुनि। सांख्य दर्शन के कपिल मुनि। चावार्क के कौन हो जाएंगे? चावार्क ही होंगे। चावार्क ही होंगे। वैशेषिक दर्शन के उलूक या कनाद। वैशेषिक दर्शन के उलूक या कनाद। पूर्व मीमांसा के हो जाएंगे जैमिनी। पूर्व मीमांसा के जैमिनी। उत्तर मीमांसा के बादरायन। उत्तर मीमांसा के बादरायन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर से देखिए, योग का पतंजलि, न्याय का गौतम। योग का पतंजलि, न्याय का गौतम। सांख्य का कपिल मुनि, ठीक है, सांख्य का कपिल मुनि। चावार्क का चावार्क ही होंगे। वैशेषिक का उलूक या कनाद बोलते हैं। पूर्व मीमांसा का जैमिनी और उत्तर मीमांसा का बादरायन होता है। तो इसको याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर देखिए, आजीवक संप्रदाय के प्रतिपादक थे मखली पुत्र गोसाल। आजीवक संप्रदाय के थे मखली पुत्र गोसाल। अनिश्चयवादी, अनिश्चय, संजय जो है वो अनिश्चय में रहता है। संजय दत्त की फिल्म करे कि नहीं, याद के लिए। अनिश्चयवादी संजय बेठल पुत्र। भौतिकवादी, भौतिक है तो पकुद कच्चायन। भौतिक में आप रहते हैं, फिजिक्स, भौतिक वातावरण, तो कच्चों कुछ खा सकते हैं, पकुच कच्चायन। घोर अक्रियावादी, पूरन कश्यप। घोर अक्रियावादी कौन हो जाएंगे? पूरन कश्यप। तो आपको मैं इम्पोर्टेंट जो बार बार एग्जाम में आता है वो पॉइंट मैं आपको रिवीजन बस करा रहा हूँ। आइए जानते हैं ऋग्वेद के बारे में। तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्री, ठीक है, इसको होत्री कहते हैं। इस वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। इस वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इस वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बारे में बताया गया है। इस वेद में इंद्रियों के लिए नहीं, इंद्र के लिए 250 श्लोक और अग्नि के लिए 200 श्लोक है। गोत्र शब्द जो है, गोत्र शब्द का उल्लेख सबसे पहले इसी वेद में मिलता है। कहता है ना, कौन सा गोत्र है, शादी में आपका गोत्र पूछा जाता है, तो गोत्र का उल्लेख आपको किससे मिलता है? तो गोत्र का उल्लेख आपको इसी वेद में मिलता है, गोत्र का उल्लेख। अब हम चलते हैं यजुर्वेद की ओर। इसके ऋचाओं को पढ़ने वालों को अधर्यु कहते हैं। यजुर्वेद के ऋचा को पढ़ते उसको अधर्यु कहते हैं। यज्ञ, य से यज्ञ, य से यजुर्वेद। तो यज्ञ के नियम और विधि का पालन यजुर्वेद में है। इस वेद में बलिदान विधि का उल्लेख है। यह गद्य और पद्य दोनों में है। यजुर्वेद गद्य पद्य दोनों में है। तो बात फिर से रिवीजन करते हैं। यजुर्वेद में क्या है? इसके पढ़ने वाले को अधर्यु। यज्ञ का नियम विधि इसी में है। इसको बलिदान विधि, यज्ञ में बलि विधि आता है, बलिदान विधि गद्य पद दोनों में है। आगे देखते हैं सामवेद। सामवेद के ऋचाओं को पढ़ने वालों को उदात्री कहते हैं। इस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। अथर्ववेद, तो इस वेद में सर्वप्रथम औषधि शब्द का उल्लेख मिलता है। कैसे याद रहेगा? अ से औषधि, अ से अथर्ववेद। इसमें सभा और समिति को प्रजापति की पुत्री कहा गया। तो वेदों का संख्या 4 है। वेदों का संख्या 4 है। वेदों को समझने के लिए वेदांग का रचना हुआ 6 वेदांग है। पुराणों का संख्या 18 है। इसके संकलन करता लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा हैं। और उपनिषदों का संख्या कितना है? 108 है। आगे चलते हैं, फिर हम लोग पूरा इसका सेट भी करेंगे। पहले इंपॉर्टेंट आज मैं शुरू किया हूं, तो पहले इंपॉर्टेंट बातें आपके साथ में इसका डिस्कस कर लेता हूं। आइए जानते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान प्राप्ति हुआ था। तो देखिए, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक। जन्म कब? 563 5 6 या 6 का आधा 3 कर दीजिए, 563 ईसा पूर्व। मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। बचपन का नाम सिद्धार्थ। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान प्राप्ति हुआ। कहाँ पे? फल्गु नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? तो बिहार में फल्गु नदी के किनारे हुआ। आगे जानते हैं गौतम बुद्ध के समय में जो बौद्ध संगीति हुआ था। आइए जानते हैं। और सी बुद्ध ने अपना पहला एवं सर्वाधिक उपदेश, देखिए पहला उपदेश जाके अपना सारनाथ में दिए थे। पहला उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। लेकिन सबसे ज़्यादा श्रावस्ती में दिए थे। तो भी भाई सवाल है सब है। पहला दिए थे सारनाथ में, सबसे ज़्यादा श्रावस्ती में। बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है, जबकि पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता है, आत्मा को मानता है जैन धर्म, ठीक है। जबकि इसमें पुनर्जन्म है। तब तो कहा जाता है जब बुद्ध कई अवतार लिए। बौद्ध धर्म में अगर आपको एंट्री होना था उस समय, बौद्ध धर्म में शामिल होना है, तो 15 वर्ष का एज लिमिट किया गया था। गौतम बुद्ध ने आम्रपाली को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया था। आम्रपाली को, वैशाली के जो आम्रपाली थी उसको क्या किए थे? सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किए थे।
सर एडविन आर्नल्ड ने गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा है। 4 बौद्ध संगीति के बारे में जानते हैं। देखिए पहला बौद्ध संगीति, देखिए कैसे याद होगा, राजगृह, राजा घर में रहता है तो राजगृह, राजगृह में, उसके बाद वैशाली में, उसके बाद पाटलिपुत्र में, उसके बाद कुंडलवन में। पहले घर में जाइए राजगृह में, फिर निकलिए तो वैशाली में, फिर वैशाली से पुत्र पाटलिपुत्र, उसके बाद कुंडलवन। मसमोब, इसका ट्रिक क्या है, अध्यक्ष का ट्रिक है मसमोब। म से महाकश्यप, स से सवाकामी, मो से मोगलीपुत्र तीसम और व से वसुमित्र। और अगर हम इस ट्रिक की बात करें, इसके राजा कौन कौन था, तो राजा का ट्रिक है अक, यानी पहले अजातशत्रु, फिर का से कालाशोक, फिर अशोक और फिर कनिष्क। ये 4 राजाओं के समय हुआ था। जैन धर्म के बारे में जानते हैं। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 22वें तीर्थकर थे अरिष्टनेमी और 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। महावीर जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर थे। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडलवन वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व पावापुरी नालंदा में हुआ था। पावापुरी नालंदा में। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में सन्यासी जीवन को स्वीकारा और 12 वर्ष कठिन तपस्या किए। उसके बाद ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्ति हुआ। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्व में बांट दिया, 11 गंधर्व में बांटा। और महावीर पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे। स्यादवाद अनेकांतवाद, ये काफ़ी भी आई है। स्यादवाद अनेकांतवाद जैन धर्म से संबंधित है। प्रथम जैन भिक्षुनी का नाम चंपा था। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल हुए थे। जैन संगीति बस 2 ही जैन संगीति हुआ था। 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था स्थूलभद्र के देखरेख में, और द्वितीय हुआ था 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में क्षमा श्रवण के देखरेख में हुआ था। तभी हम लोग ये देखते हैं इंपॉर्टेंट सेक्शन, उसके बाद इस सेट को भी पूरा का पूरा हम लोग ख़त्म करेंगे। अभी तो बस शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है। अब जानते हैं बिंबिसार ने, यहाँ हम लोग देखते हैं स्मरणीय तथ्य देखते हैं। बिंबिसार ने किसे हरा करके अंगराज को मगध में मिलाया था, तो ब्रह्मदत्त को हरा करके। भगवान बुद्ध की सेवा में राजवैद्य जीवक को भेजा था। बिंबिसार ने भगवान बुद्ध की सेवा में राजवैद्य जीवक को भेजा था। ठीक है, इसका हत्या जो है, बिंबिसार का हत्या अजातशत्रु ने कर दिया था। इसका बेटा कर दिया था अजातशत्रु। अजातशत्रु को कुनिक के नाम से जाना जाता था। इन्होंने 32 वर्षों तक मगध पे शासन किया था। अजातशत्रु की भी हत्या उसका बेटा कर देता है उदयीन। यानी देखिए बड़ा रोचक कहानी है। हर्यक वंश का संस्थापक कौन है, बिंबिसार जो है हर्यक वंश का संस्थापक है। उसका हत्या उसका बेटा अजातशत्रु कर देता है। ठीक है, उसका हत्या जो है उसका बेटा अजातशत्रु कर देता है। अजातशत्रु का हत्या उसका बेटा उदयीन कर देता है। और उदयीन ने पाटलिपुत्र का स्थापना किया। उदयीन ने किसका स्थापना किया, तो उदयीन ने पाटलिपुत्र का स्थापना किया। ठीक है, उदयीन ने पाटलिपुत्र का स्थापना किया अपना पिता का हत्या करके। और शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली में ले गया। शिशुनाग अपना राजधानी पाटलिपुत्र से कहाँ ले गया, वैशाली में। कालाशोक ने अपनी राजधानी को वैशाली से पुनः पाटलिपुत्र ले आया। कालाशोक जो है राजधानी पुनः वैशाली से कहाँ ले आया, पाटलिपुत्र ले आया। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी थे, जबकि अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का, बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक हुआ। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। तो ये मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ पूरा का पूरा। बिंबिसार ने किसे हरा करके अंगराज को मगध मिला लिया था, ब्रह्मदत्त को मिला लिया था। ठीक है, इसने मगध की राजधानी राजगृह को बनाया था। इसने भगवान बुद्ध की सेवा में राजवैद्य जीवक को भेजा था बिंबिसार ने। और बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, बिंबिसार। अब उसका बेटा जो था उसका नाम था अजातशत्रु, जिसने पिता का हत्या कर दिया। तो इसका हत्या, बिंबिसार का हत्या इसका बेटा अजातशत्रु कर दिया। अजातशत्रु पिता का हत्या कर दिया और एक उपनाम रखा था, कहता था मैं कुनिक हूँ। कुनिक नाम से जाना जाता था। 32 वर्षों तक शासन किया। लेकिन अजातशत्रु का बेटा जो था उदयीन हो जान गया जब बाबा का हत्या किया हुआ है, तो अजातशत्रु का हत्या उसका बेटा उदयीन कर दिया। और उदयीन क्या किया,
अपने पिता अजातशत्रु का हत्या किया और उदयन पाटलिपुत्र का स्थापना किया। जो पटना पाटलिपुत्र आप देख रहे हैं उसका स्थापना उदयन किया। शिशुनाग ने, अब देखिए अब उसका भी खत्म होगा, शिशुनाग वंश आएगा। तो शिशुनाग जो क्या किया, शिशुनाग जो नाग वंश का शिशुनाग वंश जो था, उसने शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटा करके वैशाली ले गया और कालाशोक ने अपनी राजधानी वैशाली से फिर पाटलिपुत्र ले आया। कालाशोक बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जबकि अजातशत्रु शुरू में जैन धर्म का, बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी हुआ। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक हुआ। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन हुआ? कालाशोक हुआ। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश का नींव डाला था। आप जानते हैं कि बौद्ध ग्रंथ जो अंगुत्तर निकाय है उसमें 16 राज्यों के बारे में चर्चा किया गया है। वो 16 राज्य कौन कौन थे उस समय? 16 महाजनपद के बारे में जानते हैं। पहला है मगध जनपद। मगध महाजनपद का राजधानी राजगृह या गिरिव्रज था। मगध का कौन था राजधानी? राजगृह या गिरिव्रज था। दूसरा था अंग का राजधानी था चंपा। तीसरा था बच्ची का राजधानी था वैशाली। चौथा था काशी का राजधानी था वाराणसी। पाँचवा है वत्स का राजधानी कौशाम्बी। कुरु का राजधानी इंद्रप्रस्थ। कंबोज का राजधानी है हाटक, ठीक है। कोसल का राजधानी श्रावस्ती। अवंती का राजधानी उज्जैन। मल्ल का राजधानी कुशावती। पंचाल का अहिच छत्र या काम्पिल्य कहिए। चेदी का शक्तिमती। मत्स्य का विराटनगर और मथुरा का सुरसेन। तो ये पूरा का पूरा क्या रहा? पूरा का पूरा 16 महाजनपद और उसकी राजधानी के बारे में हम लोगों ने जानने का काम किया। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं हम लोग मौर्य वंश के बारे में। तो मौर्य वंश का संस्थापक जो है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोटस कहा था। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल शब्द का प्रयोग हुआ है। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र में राजनीति के बारे में बताया गया। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेलुकस निकेटर को हराया था। ठीक है। सेलुकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इंडिका पुस्तक की रचना मेगास्थनीज ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था और इसने भद्रबाहु से जैन धर्म का दीक्षा लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी उसका बेटा बिंदुसार था। इसे अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। इसे वायु पुराण में भद्रसार कहा गया है और जैन धर्म में इसको सिंहसेन कहा गया है। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक हुआ। 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर अशोक बैठा था। अपने राज्याभिषेक के समय यह अवंती का राज्यपाल था। पुराणों में अशोक को अशोक वर्मन कहा गया है। मास्की गुर्जरा अभिलेख में इसका नाम अशोक मिलता है। भाब्रू अभिलेख में अशोक स्वयं को मगध का सम्राट बताता है। अशोक अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोधगया गया और 20वें वर्ष लुम्बिनी का यात्रा किया। इसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। उसकी राजधानी तोसली पर अटैक कर लिया। इसने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म का दीक्षा लिया। इसका सबसे लंबा और सबसे छोटा अभिलेख, सबसे लंबा सातवां और सबसे छोटा रोमनीदेई अभिलेख है। अशोक के समय में मौर्य साम्राज्य में प्रांतों का संख्या 5 था। इसने भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रचलन किया। तो शिलालेखों का शुरुआत अशोक के समय हुआ। इसने सामान्यतः ब्राह्मी, खरोष्टकी, ग्रीक और अरमाइक लिपि का प्रयोग किया। अशोक ने अपने शिलालेख में पशु बलि का निंदा किया है। वे अपने वही 6वें शिलालेख में आत्मनियंत्रण की बात कही है। मौर्य वंश 137 वर्षों तक चला था। तो मौर्य वंश कितने वर्षों तक चला था? 137 वर्षों तक चला था मौर्य वंश। अब हम लोग देखते हैं कुषाण वंश के बारे में। तो कुषाण वंश के बारे में देखते हैं। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कटफिसेस था। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। इसकी प्रारंभिक राजधानी पुरुषपुर थी। यह द्वितीय राजधानी मथुरा थी। इसने 78 ईस्वी में शक संवत का शुरुआत किया, जिसका प्रयोग वर्तमान में भारत सरकार द्वारा किया जाता है।
इसके दरबार में आयुर्वेद के विद्वान चरक रहते थे। बुद्ध चरित का रचना अश्वघोष ने किया, जो कनिष्क के दरबार में रहते थे। बुद्ध चरित का रचना अश्वघोष ने किया, जो कनिष्क के दरबार में रहते थे। गंधार शैली और मथुरा शैली का प्रचलन कनिष्क के समय में हुआ। रेशम मार्ग का प्रचलन कनिष्क के समय में हुआ। कुषाण वंश ने ही सर्वप्रथम बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का शुरुआत किया था। कुषाण वंश के समय सर्वाधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। आगे देखते हैं हम लोग। गुप्त वंश। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का प्रथम महान शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। इसने महाराजा धीराज का उपाधि लिया था। इसने गुप्त संवत का शुरुआत किया था। देख लीजिए, गुप्त वंश का संस्थापक अगर पूछे तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन है, तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त है। गुप्त वंश का प्रथम महान शासक चंद्रगुप्त प्रथम है। इसने महाराजा धीराज का उपाधि लिया है चंद्रगुप्त प्रथम ने, और गुप्त संवत का शुरुआत किया है। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ। इसे भारत का नेपोलियन और कविराज कहा जाता है। इसने परम भागवत का उपाधि लिया था। समुद्रगुप्त ने कौन सा उपाधि लिया था? परम भागवत का। इसके दरबार में, समुद्रगुप्त के दरबार में प्रसिद्ध कवि हरिसेन रहते थे। चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ। ठीक है, चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ, और इसके भारत का नेपोलियन और कविराज कहा जाता है। भारत का नेपोलियन और कविराज कहा जाता है। इसने परम भागवत का उपाधि लिया था। कौन सा उपाधि? परम भागवत का। इसके दरबार में हरिसेन रहते थे। इसके दरबार में प्रसिद्ध कवि हरिसेन रहते थे। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। ठीक है, और इसके शासनकाल में भारत पे फाहियान, इसके शासन काल का फाहियान भारत आया था। यानी FC2 पढ़ते हैं ना, F यानी फाहियान, C2 चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। इसके दरबार में कालिदास, धनवंतरी, बराहमिहिर जैसे जैन विद्वान रहते थे। कालिदास, धनवंतरी, बराहमिहिर जैसे विद्वान इसके दरबार में रहते थे। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त हुआ। इसने नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया। प्रसिद्ध सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण स्कंदगुप्त ने किया। अंतिम गुप्त शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त था। अंतिम गुप्त शासक कौन था? विष्णुगुप्त था। तो यहाँ तक